नमस्ते। मेरे साथ दिनेश वोरा साहब हैं। कल बजट आया। बजट का जब पहला रिएक्शन भाई मेरा तो ये था कि क्या है, इस बजट का मतलब ही नहीं समझ में आया था। फिर दिनेश जी से मैंने बात की और उनसे आग्रह किया। शाम को कल मेरे शो में भी आए थे कुछ देर के लिए डिस्कशन में। लेकिन मेरा आग्रह ये था, मेरे जितने जानने वाले में है उस पर दिनेश जी इन सारी चीजों को उस भाषा में बताते हैं जो मेरी और आपकी समझ में आती है। बहुत स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन शायद वो आम दर्शक तक जो बात जिस तरह से दिनेश जी समझा पाते हैं वो शायद हम लोगों को ज्यादा ग्राह्य होती है। तो दिनेश जी, बजट आ गया, सब कुछ हो गया। आपने उसके बजट के जो फाइन प्रिंट्स निकाल लिए। अब जरा बजट पे बात कर लें, क्योंकि आप ही इसको ठीक से समझाइए। ये बजट कहां कहां सरकार आम आदमी की जेब काट रही है, कहां कहां बहुत कुछ नहीं लगता है कि इससे कुछ होने वाला है, और कहां कहां आगे दिक्कतें आने वाली हैं। फिर मेरे कुछ प्रश्न होंगे, वो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले आप एक ओवरऑल पिक्चर जरा हमें बता दें दिनेश भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी, आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। कल बजट आ गया था तो कुछ माइक्रो प्रिंट्स मैंने ले लिए थे, लेकिन कई परतें ऐसी होती हैं जिनको बाहर आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इमीडिएटली या इमीडिएट सेंस के अंदर चीजें इतनी बाहर नहीं आती। लेकिन जब फिर बजट के बाद मैंने कल शाम को, रात को थोड़ा कुछ और भी गहन अध्ययन किया, और फिर मैं उसमें कई ऐसे प्रोविजंस थे जिसको मैं शायद कल दिन में बजट के तुरंत बाद देख नहीं पाया था। तो बाद में जब मैंने उन प्रोविजंस को देखा तो कुछ चीजें ऐसी थी जिन्होंने मुझे स्ट्राइक किया। तो मैं भी थोड़ा हैरान हुआ कि ये बजट कुछ ऐसा है जो छुपा रहा है, जो हमको बता नहीं रहा है। कोई चीज ऐसी जो अनकही सी है, यानी कि जो इशारे हैं वो कुछ और हैं और अंदर की पिक्चर कुछ और है। तो जो दिख रहा है वो शायद आधा सच है, और जो नहीं दिख रहा है, वो जो अनकही कहानी है, मुझे लगता है उसके कुछ संकेत इससे मिलने शुरू हो गए हैं मुझे। पहला संकेत, क्या ये बजट चीन के लिए बनाया गया है? अभी बिल्कुल मैं नई चीज कह रहा हूं। क्या ये बजट चीन के लिए बनाया गया है? इज इट चाइना फ्रेंडली बजट? जब मैंने कस्टम्स ड्यूटी में एक्सटेंसिव स्लैशेस देखे तो मैं चौंका। कल बात तो हुई थी, कई बाईलाइंस टीवी पे भी चल रही थी जब आ रहा था कि कस्टम्स ड्यूटी स्लैश हुई है, लेकिन सारी लिस्ट तो नहीं आ रही थी। वहां पर बात कही जा रही थी क्रिटिकल मिनरल्स की, बात कही जा रही थी कुछ लिथियम की, बात कही जा रही थी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, बात कही जा रही थी कुछ मोबाइल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, चार्जर्स की, और कुछ और कंपोनेंट्स की। तो मेरा माथा ठनका। मैंने कहा भाई, इन सब का तो ओरिजिनेशन तो चीन से है, और यहां पर तो एक ड्रास्टिक रिडक्शन है ड्यूटीज में, और रेयर अर्थ तो दुनिया की 70% तो चीन के कंट्रोल में है, बाकी 30% दूसरे देशों में है। और रेयर अर्थ के इंपोर्ट पे कल ड्यूटी 0% कर दी गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि मास स्केल पे जो इंपोर्ट होने जा रहा है वो चीन से होगा। तो मैंने एकदम से डेटा जो मेरे दिमाग में थे कि चीन के साथ हमारा इस साल का जो व्यापार था 2023-24 का, वो 116 बिलियन डॉलर का था, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 है। और 116 बिलियन डॉलर में हमारा जो इंपोर्ट चीन से था वो 101 बिलियन डॉलर का था, और हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 15 बिलियन डॉलर का था। अगर मैं इसके अंदर हांगकांग को भी जोड़ देता हूं, जो 30-35 बिलियन डॉलर का व्यापार है, तो इसका मतलब चीन से जो हमारा इंपोर्ट है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 125 बिलियन डॉलर, 125। और जो हमारा हांगकांग को मिला के वहां जो नकली हीरे जाते हैं कांच वाले, तो 15 बिलियन डॉलर भी, और 7-8 वहां पे जो दूसरा जाता है, तो 23-24 बिलियन डॉलर टोटल। तो मैंने कहा 150 बिलियन डॉलर के व्यापार में हम तो कहीं भी नहीं है। तो हमने तो एक किस्म से खुला परमिट दे दिया चाइना को, भाई तू ये भेज ले। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहां से आते हैं सारे? देखिए, जितने भी हमारे यहाँ लैपटॉप्स बन रहे हैं या मोबाइल्स बन रहे हैं, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, प्रोमिनेंटली मोर देन 80% दे आर सोर्स्ड फ्रॉम चाइना। तो वो चीजें देखी तो मैं चौंका। मैंने ये तो पूरा का पूरा चाइना फ्रेंडली बजट हो गया। इसका मतलब इतनी सारी चीजें
अगर इलेक्ट्रिकल गुड्स होंगे, और चाइना की लिस्ट मेरे पास है प्रोमिनेंटली, जिसमें इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, हैवी मशीनरीज ऑलरेडी चाइना की सारी हैं, फार्मास्यूटिकल जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे कि बाकी दवाइयां बनती हो, वो तो ऑलमोस्ट 90% चाइना से ही आता है। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये किस किस्म के ड्यूटी स्लैशेस हो रहे हैं, ये तो मैंने 10 साल में कभी नहीं देखे। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है आनंद जी इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से आप पाएंगे कि अब बचे हुए महीनों के अंदर इस साल के देयर विल बी फ्लडिंग ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। अब ये फ्लडिंग किधर लेके जाएगा, आप समझते हो कि 115 बिलियन डॉलर से अगर सिर्फ हांगकांग को छोड़ दें तो इट में जंप टू 140-150 बिलियन नाउ। क्योंकि अगर आप किसी चीज को जीरो ड्यूटी पे ले आते हैं या बहुत ज्यादा स्लैश कर देते हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण ने क्या कहा कि हम कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर ड्यूटी कम करें, जिसमें मोबाइल चार्जर हैं। फिर ध्यान आया मोबाइल चार्जर तो आजकल मोबाइल वालों ने साथ देने बंद ही कर दिए हैं, वो तो सेपरेट बिकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट गिव द चार्जर्स विद द व्हेन यू बाय द लैपटॉप सो कॉल्ड मोबाइल्स। तो ये तो अलग इंडस्ट्री है पूरी की पूरी आज की डेट में। तो मैंने कहा ये तो बहाना है, जो दिखाया जा रहा है मोबाइल चार्जर है, उसके अंदर तो सारा इलेक्ट्रॉनिक सेटअप है पूरा का पूरा, और जो बाकी चीजें भी हैं जो लैपटॉप से संबंधित हैं या बाकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, मोबाइल्स हैं। मैंने कहा ये बिग गेम है भाई, ये छोटा गेम नहीं है, ये पर्दे के पीछे जो अन कही है ना ये बहुत बड़ी है। तो वहां से मुझे समझ आया कि बात कुछ अलग हो गई है। ये दिनेश जी, मैं एक चीज समझ, मैं बीच में आपको माफ कीजिएगा टोक रहा हूं, आपका रिदम टूटता है। मैंने कल एक शो इस पे किया है, जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसमें ये बताया गया और कस के पैरवी की गई है कि चाइना से एफडीआई लाइए, और उस पैरवी में जो जो तथ्य दिए गए हैं, मैंने कल इस पे एक शो भी किया, उस पे कहा गया है कि ब्राजील जैसा अपने को बताया गया है, ब्राजील में ट्रेड सरप्लस है, हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट है। और ये बात सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि दर्शकों को पता रहना चाहिए, 22-23 में चाइना की 3 एफडीआई हम लोगों ने सिर्फ अप्रूव की थी, और 21 से 23 तक 56 एफडीआई हम लोगों ने रिजेक्ट की थी। मैं इसको भी जरा समझा दीजिएगा तो हमारे दर्शकों को आसान होगा। यू आर द बेस्ट पर्सन टू मेक अस अंडरस्टैंड दिस। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कल का इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दिया कि जो चीन से जो चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटा जाए। मैं पहले भी अपने कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि चाइना इज ए फैक्ट्री टू द वर्ल्ड। पिछले साल से हमारे यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो चीन का फातिया पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान का जो जीडीपी है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर है साहब, या बहुत लोग कुछ कहते हैं 3.6 है, चलो ठीक है मान लिया 3.6 हो गया। और पिछले साल से कुछ लोग कह रहे थे कि चीन बर्बाद हो गया। चीन के एक्सपोर्ट्स जो काउंट होते हैं कैलेंडर ईयर में काउंट होते हैं, हमारे फाइनेंशियल ईयर में काउंट होते हैं। तो जब चीन के एक्सपोर्ट के फिगर्स आए मेरे सामने तो एक बात क्लियर थी कि जो चीन का फातिया पढ़ रहे हैं वो बेवकूफ आदमी है। चीन के एक्सपोर्ट थे 3.4 ट्रिलियन डॉलर, सिंपल वर्ड में 3,400 बिलियन डॉलर। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो चीन का एक्सपोर्ट है इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द एंटायर इंडिया टोटल। चीन का सिर्फ एक्सपोर्ट ही जो है वो इट्स इक्विवेलेंट टू एंटायर इंडियाज इकोनॉमी जो है, और फिर ये फातिया पढ़ रहे चीन बर्बाद हो गया सब हमारे पास आ जाएंगे। भाई हमें एक चीज समझने की जरूरत है, मैंने इस पे बहुत एपिसोड्स किए हैं। पहली बात तो यह कि इंडिया जो बेसिकली है ना आनंद जी, एक व्हाइट कॉलर इकोनॉमी है। हम अपने बच्चों को फैक्ट्री में बॉयलर सूट पहन के ग्रीस में हाथ डाल के गंदे करते हुए नहीं देख सकते सर। हमें लगता है कि वो दूसरे दर्जे के व्यक्ति हैं, जबकि जापान, कोरिया, चाइना, पूरा यूरोप, अमेरिका ये ब्लू कॉलर इकोनॉमी है, ये यहां से इनकी समृद्धि निकली है। जब तक आप अपने हाथों को फैक्ट्रियों में जाके ग्रीस में गंदे नहीं करेंगे बॉयलर सूट पहन के, तब तक आप दुनिया की फैक्ट्री नहीं बन सकते, इनोवेशन नहीं कर सकते। तो हम कामयाब कहां हुए? कंप्यूटर में, क्योंकि वहां साहब ज्यादा है ना हम लोग। तो हमारे कपड़े गंदे नहीं होंगे, हाथ में लैपटॉप रहेगा, तो वहां तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे, फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे तो इनोवेट नहीं करेंगे, इनोवेट नहीं करेंगे तो इन्वेंट नहीं करेंगे, इन्वेंट नहीं करेंगे तो रिसर्च नहीं करेंगे। तो चाइना को रिप्लेस करना मुश्किल है, क्योंकि पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया उसकी गुलाम हो चुकी है। आप कोई चीज बनाएंगे 30 रुपए की, वो आपको 10 रुपए की बना के दे देगा, फिर आप कहोगे वो डंपिंग कर रहा है।
भाई वो डंपिंग नहीं कर रहा है, वो उसका एक प्लान है। ब्राजील का किस्सा थोड़ा सा सर अलग है, हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत अलग है, उसकी इकोनॉमी भी अलग है, ब्राजील की चुनौतियां भी अलग हैं। लेकिन ब्राजील कई चीजों में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्यों सुधरा, क्योंकि उसके पास एक ब्लू कॉलर इकोनॉमी है। वो बेस पे आ जाते हैं वापस। बहुत सारे लोगों को हैरानी होगी कि हम तो एक कार का इंजन नहीं बना पाते हैं, अब तो हमारा मिक्सर ग्राइंडर भी चाइना से बन के आता है। ब्राजील एक ऐसा वाहिद मुल्क है दुनिया में, एकमात्र, जिसके पास अपना एयरक्राफ्ट बनाने की एक्सपर्टीज है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट एटीआरस जितने आते हैं ना, सब ब्राजील के बने हुए सर। मतलब एयरबस और बोइंग वो अमेरिका और यूरोप की मोनोपोली है सर, लेकिन एटीआर सारे ब्राजील के हैं। तो ब्राजील की जो ब्लू कॉलर कल्चर है ना सर, कि फैक्ट्रियों में जाके हाथ गंदे करने हैं और हमको इनोवेट करना है, उसका एक नतीजा उसका एटीआर की फैक्ट्री है सर, बड़ी, कि वहां पर दुनिया के बेहतरीन लोगों को बुलाते हैं, बेहतरीन इंजन बनाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाते हैं। आज जितने भी रोटर वाले इंडिया में एयरक्राफ्ट हैं, सैकड़ों हैं सर, हर एयरलाइंस के पास है, एयर इंडिया हो, इंडिगो है, तो वो रोटर वाले एयरक्राफ्ट कहां से आते हैं? सारे ब्राजीलियन है। ब्राजील की कुछ और फैक्ट्रीज वगैरह भी काफी फेमस है, तो उनका इकोनॉमी का जो टेक्सचर है वो इंडियन इकोनॉमी से बिल्कुल अलग है। हम इन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते सर, बिल्कुल भी। ब्राजील समटाइम गोज मोर नियर टू द चाइना रादर देन इंडिया। ब्राजील इज नॉट ए व्हाइट कॉलर इकोनॉमी सर। आप उसकी जो प्रोवेस है, जो ताकत है, उसको उसकी आईटी के अंदर नहीं देखेंगे सर, इंडिया को देखेंगे, वहां नहीं देखेंगे सर। ये बेसिक फर्क है ब्राजील में और हमारे में और चाइना में। हम चाइना को एमुलेट करना चाहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे कल कहता है कि देखो जी, वहां से मैन्युफैक्चरिंग यहां पे लेके आओ, लेकिन हम मैन्युफैक्चरर की बजाय एक असेंबलर बन रहे हैं। दोनों में फर्क है साहब। आप सारे कल पुर्जे 100% चीन से मंगा रहे हो, वियतनाम से मंगा रहे हो, कोरिया से मंगा रहे हो, और यहां आके पेचकस से लेकर उसको कस रहे हो, वो कर रहे हो। वो सारी की सारी दिखते हैं और इसको प्रोमिनेंटली उठाया उन्होंने, मैं मानता हूं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में और कभी कभी आरबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी कही जाती हैं जो सरकार कह नहीं पाती है कि ये हमारी कमजोरियां हैं, वहां एक्नॉलेजमेंट आते हैं। पर समस्या ये पैदा होती है कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ता कौन है, आरबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ता कौन है। हम बजट को लेके आते हैं और जितना बड़ा डिस्कनेक्ट मैंने इस बार बजट का इकोनॉमिक सर्वे से देखा, इतना मैंने पहले कभी नहीं देखा। जितनी चिंताएं इसमें व्यक्त की गई थी, एक भी चिंता का निवारण बजट में नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की 5 बड़ी स्कीमें जो वहां पर इनकी आई हैं और उसके अंदर जो शर्तें रखी गई हैं, मुझे लगता है कि उस शर्त को तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। वो शर्तें इस किस्म की हैं कि वहां पर आप उनको इंटर्नशिप देंगे, आप उनको फिर 5,000 रुपए देंगे, आप इसको देंगे तो हम आपको एक सब्सिडी देंगे, उसके बाद वो आपके पास इतना काम करेगा तो तब हम आपको तब पैसा देंगे। कम से कम वो 2 साल तक आपके पास फिर काम करना चाहिए। 2 साल तक काम नहीं किया भाई साहब, और पहली किस्त पीपीएफ की भी देंगे। 2 साल काम नहीं किया तो उसको 15,000 रुपए जो हम दे रहे हैं इंटर्नशिप के, वापस करने पड़ेंगे सब्सिडी के। सर, जब आप इतनी सारी शर्तें लगा दोगे तो कौन आदमी आपको इंटर्नशिप पे रखेगा? आप काम शर्तों पे करना चाहते हो, इतनी बड़ी, मतलब जितनी आपकी स्कीम है उससे 10 गुना ज्यादा नीचे उसके एस्ट्रिक लगा के कंडीशंस अप्लाई है सर। तो आप लोगों को एंटेंगल करना चाहते हो, आप मतलब वाहवाही तो लूटना चाहते हो जो हेडलाइंस की देके, लेकिन अंदर जो आप कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहे हो उससे कोई भी व्यक्ति डरेगा। हर आदमी कहेगा छोड़ो पर, क्या करना है, धंधों में कौन फंसेगा, मैं ही कर लूंगा, उसको 5,000 रुपए दे दूंगा, कम से कम प्रॉफिट कमा लूंगा कहीं और से, सरकार को नाराज नहीं करूंगा। लेकिन उसको बाद में नौकरी कौन देगा सर? नौकरी तो है नहीं। ये उस बात का जवाब था जहां पर सरकार ने कल इकोनॉमिक सर्वे में कहा था कि एम्प्लॉयमेंट और जॉब के अंदर गैप बहुत ज्यादा है। तो ये परेशानी वहां से निकलती है सर। तो ये थोड़ी सी इक्वेशन ये जो कल मेरी समझ में आई कि ये बजट तो चाइना फ्रेंडली हो गया साहब, और चीन का इतना प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना कि यहां से चुनौती और चीन को हमें एमुलेट करना है, हम, मुझे लगता है कि गलत दिशा में आ जा रहे हैं। हमारा फोटे अलग है, हमारी जीन्स अलग है, हमारा एक कोर स्ट्रेंथ होता है ना, वो अलग है। हमें अपनी कोर स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। मैं आज एज ए अमेरिकन काम नहीं कर सकता, एज ए जापानीज काम नहीं कर सकता, एज ए कोरियन काम नहीं कर सकता। व्हाई शैल आई एमुलेट समबडी? मैं एक अलग जीव हूं, मेरी अपनी स्ट्रेंथ है, मैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आप आगे आऊंगा और उसके बाद बेस पे काम करूंगा। लेकिन नहीं, हमको नकल करने की आदत है और फिर उसके बाद हम मार खाते हैं।
लेकिन विश्वगुरु बनने के लिए आप बिना गुड्स को मैन्युफैक्चर किए इतने बड़े स्केल पे आप कहीं नहीं पहुंच सकते। देखिए सर्विसेज लिमिटेड है, मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले हफ्ते ही कई एक्चुअली बहुत सारे मैंने एपिसोड्स किए हैं, मैंने रिसर्च भी करता रहता हूं, आपको पता है थोड़ा सा कीड़ा दिमाग में है उस मामले में रिसर्च का। एक चिंता और जो व्यक्त की गई थी कल इकोनॉमिक सर्वे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू ईट लॉट ऑफ जॉब्स, इट्स ह्यूजली। अब एक उसके की पॉइंट और था उसके अंदर जो लोगों ने मिस कर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ईट द जॉब विच इज फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर, नॉट फ्रॉम द गुड्स, नॉट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब इंडिया की जो सारी की जो कोर स्ट्रेंथ है वो तो सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सारे कार्य थे जो फॉरेन वाले हमें सौंपते थे, जिसको कि हम जीसीसी कहते हैं, इंडिया दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा जीसीसी बन गया, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। सबका जो बैक वर्क है, कंपनी का बैकअप वर्क है, वो इंडिया में होता है। एयरलाइंस हो या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं तो उनके सारे काम यहां पर होते हैं। इंडिया हैज गॉट मोर देन 600 आई थिंक राइट नाउ द प्रोमिनेंट जीसीसी, जो दुनिया के जो टॉप 2-3 इंडिया उसमें आता है, सारे पैसे वहां से आ रहे हैं। लेकिन अब समस्या ये कि जीसीसी खत्म हो जाएंगे एआई के आने के बाद, आधे खत्म हो जाएंगे। अभी सपोज करो यहाँ पे 1 लाख लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 75-80 हजार की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि आपने क्या करना है, कीवर्ड डालना है, आपको आंसर मिल जाना है, आपको क्या करना है उसके बाद में। तो हमारी जो खतरात हैं वहां से आ रहे हैं, उसके बारे में कल इकोनॉमिक सर्वे ने कह दिया कि हमारे जो सर्विसेज सेक्टर के जॉब्स हैं दैट विल बी ईटन बाय सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग में आना पड़ेगा, तभी ये बात निकल के आती है कि हमें चाइना का राइवल बनना है और हमें मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनना है और हमें उनके जैसा बनना है, क्योंकि भविष्य नजर आना शुरू हो गया है कि सर्विसेज आज के बाद डिप होती चली जाएंगी और सर्विसेज में इंडिया का फ्यूचर नहीं होगा। ये बातें सारी वहां से निकल कर आती हैं सर आनंद जी। तो ये प्रोमिनेंट उसमें से चिंताएं जो निकली हैं, जो मुझे भी लगा, गोल्ड पे ड्यूटी कम की, स्मगलिंग खत्म होती है उससे, इस बात की मेरे खुशी, ये एक अच्छा मूव है मुझे लगता है कि। लेकिन चुनाव के लिए पैसे आ चुके थे उनके पास, पेट भर चुका था, पैसे बहुत आ गए, तो अब उसको स्लैश कर दो, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। लेकिन हाँ, चोट तो अच्छी खासी मार दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे। तो एक सवाल उठता है, इस सरकार से पूछा जाना चाहिए, क्या पैसा कमाना अपराध है? यू आर कन्वर्टिंग the earning money by somebody, a middle class person, by putting some money into the stocks in one way or other way, and then getting something out of it. The government treats you like a criminal कि तुमने पैसा कमा कैसे लिया, I'll snatch it from you. उम्मीद कर रहे थे 10% से नीचे जाएगा लॉन्ग टर्म, वो 12.5% हो गया। शॉर्ट टर्म को तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे कोई आप जुआरी हो और फिर आपका गला ही काट देना है, मैं तो 15 से 20 पे ले जाऊंगा। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस को तो नया आ रहा है, कुछ अभी सुना है प्रोविजन आने जा रहा है, वहां तो 30% की बात हो रही है इस टाइम सर, कि 30% पैसा आपसे ले लिया जाएगा, आपको जो करना है करो। दिस इज समथिंग लाइक गेमिंग, जहां पे कहते हैं कि मैं 28% जीएसटी लगाऊंगा, आपने 100 का नोट लगाया, 3 पत्ती रमी, आजकल बहुत आते रहते हैं सारे ऑनलाइन में, तो आपको 128 रुपए इन्वेस्ट करना है। सरकार कहती है मुझे क्या करना है, आप खेल रहे हो 100 रुपए, मुझे 28 रुपए दे दो, आप हारो जीतो, उसके बाद हारने के बाद शराब पियो, तब भी जीएसटी मुझे दे दो, उसके ऊपर टैक्स दे दो, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे टैक्स देते जाओ फेस वैल्यू के ऊपर। एंड दिस इज समथिंग व्हिच नेवर हैपेंस इन द वर्ल्ड। तो सरकार जो एक शब्द आता है, द गवर्नमेंट हैज गॉन इनटू द डोमेन ऑफ टैक्स टेररिज्म। आप किसी कोने से देख लीजिए सर, जीएसटी हो, पब्लिक इनकम टैक्स हो, या फिर आपका कस्टम्स ड्यूटीज हो, या फिर एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल डीजल पे हो, इट्स ए टैक्स टेररिज्म एट इट्स वर्स्ट इन इंडिया सर। ये टैक्स का आतंकवाद है। अगर ये आतंकवाद नहीं होता तो कौन सा ऐसा बजट है भारत का पिछले 75 सालों में जिसने एक साल में आपकी जेब से 4.25 लाख करोड़ टैक्स के निकाल लिए हो सर? सर हमारे तो वेजेस नहीं बढ़े इतने टोटल। ये जरा समझा दीजिएगा दिनेश जी, जो आप ये कह रहे हैं 4.25 लाख रुपए निकाल दिए, किस रेफरेंस से? और एक चीज और बता दीजिएगा दिनेश जी, इसलिए क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं तो उसमें अब एक ये भी बताया जा रहा है कि इंडेक्सिंग जो होती थी, मैंने कोई घर 5 लाख में खरीदा,
15 लाख में बेचा 10-20 साल बाद, तो उसका एक इन्फ्लेशन का मुझे वो हटा, हाँ वो हटा रहे हैं, और सीधे सीधे जो 10 लाख है उस पे 20% या 12.5% लॉन्ग टर्म। वो मुझे भी थोड़ा डीप में जाके देखना है कि उसके क्या प्रोविजंस उनके हैं, मुझे थोड़ा सा डीप देखना पड़ेगा उसके लिए, मकानों का जो है, क्योंकि अभी मैंने कहा बहुत सारी परतें निकलेंगी बाहर, तो इस बजट में बहुत कुछ अनकही है सर। वो 4.25 लाख वाला जरा समझा दीजिए। उसमें क्या हुआ कि सरकार ने पिछली बार जो केंद्र सरकार के नेट टैक्सेस थे वो 27,28,000 थे। अब फिगर्स भी दिमाग में आ गए हैं रोज कर करके, तो अब वो बढ़कर 31,29,000 हो जाते हैं। तो 4 लाख करोड़ तो केंद्र का होता है, और बाकी जो SGST और बाकी जो है वो अलग आ जाता है, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल, हम केंद्र के हिसाब से चलते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि 4.25 लाख करोड़ के टैक्सेस का इनपुट जो आ रहा है, ये टैक्सेस तो आपसे ही आ रहे हैं ना, आपसे और मुझसे ही आ रहे हैं, और तो कहीं से नहीं आ रहे ना, आप ही पेमेंट कर रहे हो उसका। एक साल में 4.25 लाख करोड़ के टैक्सेस मैंने कभी भारत के किसी बजट में नहीं देखे सर। इतना नहीं बढ़े थे कभी, नहीं सर, 2014 में देखा, 15 नहीं, 16 नहीं, 18 नहीं, 20 नहीं, 22 नहीं, 2014 से पहले भी नहीं सर। मैंने एक साल में लाख, सरकार कहती थी जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें 57,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, हमें 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, हमें 67,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कई कहेगा 1,20,000 करोड़, लेकिन 4 लाख करोड़ से ज्यादा आप एक साल में लोगों से ले रहे हो, ये तो आतंकवाद है भाई। आप, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉर्पोरेट से जो पैसा लेना चाहिए था वो कम ले रहे हो। पर्सनल इनकम टैक्स, इसका मतलब हुआ, पर्सनल इनकम टैक्स का मतलब कि कुछ लोग, जो चंद लोग जिनके पास कुछ पैसे हैं, आप वो भी छीन दो। ये वही एग्जाम्पल हो गया ना सारा का सारा, कि जैसे मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा था कि आपकी पॉकेट में 50 पैसे रह गए हैं तो मैं 10 पैसे और निकाल लूं उसमें से, तो सरकार लेगी किससे? जिसके पास थोड़ा नजर आएगा उससे ले लेगी। बाकी जो 115 करोड़ है उनकी तो बनियान भी फटी हुई है, वो क्या करेंगे? वो कहां से देंगे अल्टीमेटली? लेकिन जिनकी बनियान फटी हुई है उनसे GST ले रहे हैं। भाई आप सोचिए कि अभी तो UPI चार्ज नहीं आया, वो आने वाला है, वो जाएगा कहीं नहीं सर। उसकी मुझे उम्मीद थी कि बजट में शायद ना आए, और लेकिन वो बाद में रोल आउट करेंगे उसको, फुल स्केल रोल आउट तो होगा, वो जाने वाला कहीं नहीं है। ये सरकार छोड़ दे किसी को, मैं मान नहीं सकता। अब इन लोगों ने 1,44,000 करोड़ तो पर्सनल इनकम टैक्स से वसूल लिया, सिर्फ CGST के अंदर, जो कि आधे से भी कम होता है, एक पार्ट जो उसका होता है। उसके अलावा SGST भी होता है, GST में IGST भी होता है, सेस भी होता है। सिर्फ CGST का जो पार्ट है, जो ऑलमोस्ट कहा जाए बहुत छोटा पार्ट होता है, 1/3 के करीब, वो पार्ट मिला के सरकार को अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ से ज्यादा दे रहा है एक साल के अंदर। यानी कि टोटल 3 लाख करोड़ हमारे एक साल में सिर्फ GST लेके चला जाएगा, और उसके अलावा 1,44,000 करोड़ PIT ले रहा है, पर्सनल इनकम टैक्स ले रहा है। 1,05,000 करोड़ जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आ रहा है, और उसके अलावा जो कस्टम्स ड्यूटी में जो हेरा फेरी की कुछ जगह बढ़ाया गया, मैं आपको बताऊं, वो मुझे पता है कौन कौन सी चीजें हैं, कई जगह टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। और इसके अलावा एक्साइज में, जहां पिछले साल उम्मीद थी कि लगभग इनको 3 लाख करोड़ मिले थे, एक्साइज का मतलब पेट्रोल डीजल पे ड्यूटी जो आती है, अब वो बढ़कर 3,20,000 करोड़ हो जाएंगी। लेकिन उसमें 2-3 चीजें इन्होंने शामिल करके आपको बताई नहीं, अंधेरे में रखा है। उसमें एक आता है विंडफॉल ड्यूटीज, जो आजकल पैसे कमा रहे हैं ना बहुत सारे रिलायंस वाले, 4 रुपए का माल लेके 10 रुपए में बेचते हैं, तो उसमें विंडफॉल ड्यूटी आती है, तो वो भी सरकार कलेक्ट करेगी। वो बताया नहीं, इसका अलग से सेपरेट नहीं किया उसको। प्लस जो रॉयल्टी ये इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और ONGC से लेती है, वो भी नहीं बता रही है अभी इतनी जल्दी, तो वो भी बहुत सारे हैं इसके अंदर। सरकार के जो चाल चलन ही खराब है। एक्चुअली चाल चलन इसलिए खराब है कि इसको पैसे लेने हैं। कभी आपने सोचा कि, दर्शक भी जान लें, कि जो भारत के अंदर क्रूड ऑयल पैदा होता है, हमारे पास समझो $80-85 पे एक बैरल क्रूड आता है, हम इंपोर्ट करते हैं। कभी आपने सोचा कि जो हमारे अपना क्रूड पैदा होता है उसका बेनिफिट हमें कोई क्यों नहीं मिलता? भाई हमें उसकी सब्सिडी मिल जानी चाहिए ना उसकी। तो अगर भारत में जो क्रूड पैदा होता है वो करीब करीब 20% पैदा होता है, 80% हम इंपोर्ट करते हैं, और वो जो 20% पैदा होता है उसकी जो खनन की जो कीमत पड़ती है हमको $25 के आसपास पड़ती है सर। अब देखिए सरकार आपको कैसे लूटती है। अच्छा, कांग्रेस ने भी किया था, ऐसी बात नहीं है, मैं उसको भी दोषी मानता हूं। ये शुरुआत पाप उन्होंने शुरू किया था सर, वो $25 और ये $80, तो ये हमको उसको थोड़ा सा सेट ऑफ मिलना चाहिए था ना, ये फायदा मिलना चाहिए था।
सरकार क्या कहती है ओएनजीसी को, ये $25 में निकाला ना, अभी सारा तेल ना तेरे को इंडियन ऑयल को देना है या भारत पेट्रोलियम को देना है, लेकिन तेरे को ये जो तेल देना है ये $25 पे नहीं देना है, ये तेरे को अंतरराष्ट्रीय प्राइस जो $80 है उस पे देना है। तो इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम की जो रिफाइनरीज है वो ये तेल जो है वो सर $80 पे लेते हैं इससे ओएनजीसी से, जितने पे वो सऊदी से ले रहे हैं, यूएई से ले रहे हैं। तो बेचारे मजबूर है, उनको लेना पड़ रहा है, जबकि ये सस्ता होना चाहिए। उस हिसाब से हमारी पेट्रोलियम की कीमत बहुत आराम से 20% रिड्यूस होनी चाहिए थी सर। अगर 100 रुपए है तो आराम से उसका सेटअप लेके हमारे क्रूड का फायदा हमको होना चाहिए था, तो हमको 80 रुपए मिल सकता था, 80 की जगह 60 मिल सकता था, लेकिन सरकार नहीं देती, लूट लेती है। ये हिडन फैक्ट्स हैं, अनकहे फैक्ट्स हैं। इस बजट के अंदर बहुत चोट पहुंचाई गई है। चोट ये है कि 4-4.25 लाख करोड़ तो ले लिया, ये तो सीधी सादी चोट हो गई, लेकिन एक जगह इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए सर। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कल आपके साथ एक प्रोग्राम में, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जो मुझे परेशान कर रहा है। अब 3 साल में आपका बजट 11,000 करोड़, फिर 15,000 करोड़, फिर 23,000 करोड़ और एकदम से 86,000 करोड़ होता है। भाई साहब ये 60-62,000 करोड़ किस बात के दे रहे हो? कुछ 100 करोड़ एक्स्ट्रा। इसको दर्शकों को दिनेश भाई एक बार समझा दीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या क्या देखती है और क्यों ये पैसा लेती है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आपके देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों आते हैं, जिसमें कि आपका इनकम टैक्स भी है, सेंट्रल एक्साइज भी है, जीएसटी भी है, कस्टम्स भी है, ये सभी आते हैं। और उसके साथ भारत की एक एजेंसी को छोड़कर सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं, जिसमें डीआरआई भी है, हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस भी है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स फेमस ईडी भी है, सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके अंडर में है और इनके फॉरेन से भी कनेक्शन रहते हैं, क्योंकि फॉरेन से जितनी इंक्वायरी है, जो भी कुछ है, वो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री कर सकती है, बट वाया विदेश मंत्रालय जाके। अब सवाल ये पैदा होता है कि 60-62 करोड़ एक्स्ट्रा फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया क्यों जा रहा है? वो तो नॉर्मल कोर्स में तो जरूरत ही नहीं है उसकी, क्या करना है उसको? तो 60-62 करोड़ में कौन सा ऐसा गुप्त तंत्र बनाया जा रहा है जिसके द्वारा क्या भारत के अंदर जासूसी करनी है या विदेश में जासूसी करनी है? एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पे मैं, रॉ हो या सीबीआई हो या फिर बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, सारी की सारी भारत में, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी हो, इनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसएसएफ दिया जाता है, सीक्रेट सर्विस फंड दिया जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, दर्शकों को। सीक्रेट सर्विस फंड दिया जाता है। सीक्रेट सर्विस फंड का कोई ऑडिट नहीं होता, मैं आपको पहले बता दूं सर। सीक्रेट सर्विस फंड को कोई आरटीआई रिप्लाई भी नहीं दी जाती है सर। सीक्रेट सर्विस फंड कहां खर्च हुआ यह भी बताना जरूरी नहीं है सर। नॉर्मली ये पैसा इंफॉर्मेंट्स के ऊपर खर्च किया जाता है, इंफॉर्मेशंस को गैदर करने के लिए खर्च किया जाता है, या गुप्त जो आपके एक्शंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, या कुछ इस किस्म की घटनाएं होती हैं, उसके अंदर यूज किया जाता है। और ये बड़ा अमाउंट होता है, क्लासिफाइड अमाउंट है, बताया भी नहीं जाता है। तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस सीक्रेट सर्विस फंड के अंदर एक बड़ा इजाफा इस बार शायद किया जा रहा हो, और ये सीक्रेट सर्विस फंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलावा जो होम मिनिस्ट्री उनके पास भी रहता है, तो हो सकता है कि उसके द्वारा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अमेरिका में सीआईए वगैरह के पास या केजीबी वगैरह हैं, या इसके अलावा बाकी एजेंसीज M5 है, जैसे ब्रिटेन का है, उनके पास भी सीक्रेट सर्विस फंड रहते हैं। उस सबका स्ट्रक्चर सेम है, रॉ के पास भी रहता है, मैं आपको बताऊं। और कई बार ये हजारों करोड़ रहता है सर। कई एजेंसी के पास सैकड़ों करोड़ है, कई बार हजारों करोड़ है। किसी एक एजेंसी के पास एक पर्टिकुलर यूनिट है, सपोज करो कोई चेन्नई में कोई यूनिट है, तो उसको 50 करोड़ मिल जाएगा, उसको 70 करोड़ मिल जाएगा, उसको 20 करोड़ है, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता कि कहां खर्च किया गया है। तो कोई इसको पूछ नहीं सकता, मतलब कोई हिंदुस्तान में एजेंसी, इनकम टैक्स, ये वो नहीं पूछ सकता कि पैसा कहां खर्च हुआ है, सीएजी भी नहीं पूछ सकता, तो उससे सब ये मुक्त है। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सीक्रेट सर्विस फंड को एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ाया जा रहा है, कुछ नए इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं जो शायद उनकी
इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हो या जासूसी करने के लिए भी हो सकते हैं, या फिर विदेशों में हमारे नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा किस चीज का। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की काफी इसके अंदर वो, या होम मिनिस्ट्री के काफी कारनामे रहते हैं, तो इनको फंडिंग इस किस्म की मिलती है। तो इस फंडिंग ने मुझे हैरान किया कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंडिंग जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्यों दी गई है, 60-62 हजार करोड़ एक्स्ट्रा, विच इज अनवारंटेड। मुझे नहीं लगता कि दिनेश भाई, ये आप कह रहे हैं 23,000 करोड़ था पिछले बजट में, अब 86,000 करोड़ हो गया। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो जाने से भी तो वहां जा सकता है, क्योंकि जब इसका कोई वही नहीं है तो कहीं भी भेज दो। आपसे जब पूछने वाला कोई नहीं तो इलेक्टोरल बॉन्ड का रिप्लेसमेंट ये हो सकता है। क्या दिक्कत है? ये आपकी बात सही है। और एक खास बात और बताओ, ये सीक्रेट सर्विस फंड होता है ना, जब दिया जाता है, इट इज गिवन इन द हार्ड कैश। हाँ, तो इसलिए और बढ़िया। इट इज नॉट गिवन इन द चेक और समथिंग और ड्राफ्ट में, नहीं सर, ये हार्ड कैश में दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, सरकार की ओर से मतलब चेक लगा के डाल दिया जाता है कि आपके पास आ गया 70 करोड़ का ड्राफ्ट आ गया, वो आपका कैश हो गया, बट उसको निकाल के कैश में यूज किया जाता है हमेशा। इट्स बीइंग पेड इन कैश इन द क्लोज कवर सर। खैर, ये एक बात है। तो जो डरा रही है मुझे कि ये क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन समथिंग इट्स बिट, मुझे चिंता होती है कि ये इतना पैसा एक्स्ट्रा क्यों दिया जा रहा है इसका। और 2014 में ये कितना था इसका बजट? 11,000 करोड़ जब ये सरकार आई। 4 साल पहले का 11,000 करोड़ था, उससे अगले साल 15,000 करोड़ का था, पिछले साल 23,000 करोड़ का था, इस साल 86,000 करोड़ का है। एक जगह एक और एनोमली है जो मुझे परेशान कर रही है, वो है विदेश मंत्रालय का। विदेश मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां का पिछले साल का बजट था 29,000 करोड़, 29,000 करोड़, उसको स्लैश करके 22,000 करोड़ किया गया। उसमें एक जगह मैंने देखा जो मेजर एनोमली आई है, वो ये है कि हम हर साल कुछ पैसा अपने पड़ोसी मुल्कों को देते हैं सर। नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव्स है, श्रीलंका, इनको पैसे दिए जाते हैं, कैश दिया जाता है सर। और ये पैसा, जैसे भूटान को लास्ट ईयर हमने शायद 2,000 करोड़ दिया था, बांग्लादेश को 250 करोड़ था, नहीं 500 करोड़ करीब था, नेपाल को 500 करोड़ करीब था, 250 करोड़ श्रीलंका का, तो 250 करोड़ हमारा मालदीव्स को था अप्रोक्सीमेटली। तो हमने रिकमेंडेशन दिया था, जो हम चाहते थे अपने प्रोग्राम्स में, वैसे भी हमने जो संदेश भेजे थे कि इन देशों को हमारा जो टोटल जो मनी जो बांटा जा रहा है वो मुश्किल से 3-4 हजार करोड़ है, तो इसको बढ़ाकर कम से कम 20,000 करोड़ कर दो आप। क्योंकि अमेरिका का ये पॉलिसी रहा है, चीन का पॉलिसी रहा है कि ये फंडिंग बहुत करते हैं ताकि उनके वो एलाइज बने रहें। पाकिस्तान इज अ गुड एलाई बिकॉज पाकिस्तान हैज बीन फंडेड बाय अमेरिका रॉयली एक्चुअली, और चाइना बहुत फंडिंग करता है। हाँ, इन देशों को अगर अपने कब्जे में रखना है, और नेपाल को अगर चीन से बचाना है, अभी केपी शर्मा ओली साहब आ गए वहां पे जो कट्टर चीनी समर्थक हैं, और भूटान को आपको बचाना है, बांग्लादेश को बचाना है, तो इनकी आपको फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इतने बड़े हैं कि आपकी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो आपको इन पड़ोसी देशों को हैवी फंडिंग करनी पड़ेगी। मैंने तो ये कहा था कि कम से कम भूटान को 10,000 करोड़ की फंडिंग होनी चाहिए, वो भी फॉरेन करेंसी के अंदर। नेपाल को कम से कम नहीं तो 5,000 करोड़ की फंडिंग होनी चाहिए, बांग्लादेश को 5,000 करोड़ की, श्रीलंका को 5,000 करोड़ की, और मालदीव को तो ऑलमोस्ट 5-6 हजार करोड़ की फंडिंग होनी चाहिए ताकि वो आपके ताबे में रहे। लेकिन इंडिया वो कर नहीं रहा है, यहां पर पैसे नहीं खर्च कर रहा है। हम स्ट्रेटेजिकली लूज कर रहे हैं, रणनीतिक रूप से हम लूज कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अगर हम इनको खुश नहीं रखते तो इससे ज्यादा पैसा तो हम इंसर्जेंसी एक्टिविटीज के अंदर लगा देते हैं अपने आर्म फोर्सेस के द्वारा, तो वी सफर ए लॉट एक्चुअली ऑन दैट वन। तो एनोमलीज बहुत सारी हैं जो अभी निकल के आ रही है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कई और जो परतें खुलेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी ऐसी नई चीजें निकल के आएंगी बजट में से। बाकी कई चीजें जो कट किए इन्होंने, डिफेंस का एलोकेशन कट किए इन्होंने पिछले साल से, समग्र शिक्षा अभियान कट हुआ है, नारी और वात्सल्य जो है और पोषण तत्व की वो सारे कट हुए हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी 25,000 कट हुई है, मनरेगा कट हुआ है, तो बहुत सारी जगह कट हुई है। एग्रीकल्चर का ओवरऑल जो है वो कट हुआ है। रूरल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे डीपर कट्स हैं, जो अनुसंधान और रिसर्च है उसमें डीपर कट्स हैं। तो चिंता की बहुत सारी लकीरें हैं हमारे सामने। लेकिन जो बात कल के इकोनॉमिक सर्वे में कुछ और निकल के आई थी, जहां मेरी चिंताएं थी, उनको एड्रेस नहीं किया गया है। उनमें से पहली बार सरकार ने माना अपने इकोनॉमिक सर्वे में
कि देयर इज ए नीड टू टैकल इनइक्वालिटी इन इंडिया, असमानता। लेकिन आज मुझे उसका कोई भी मेंशन नहीं मिला बजट के अंदर। कल जो मैंने बजट देखा तो मुझे उस बजट के अंदर, जो परसों ये आया था इकोनॉमिक सर्वे, तो मुझे उसके अंदर मेंशन नहीं मिला कि इनइक्वालिटी को अल्टीमेटली सरकार किस तरीके से डील करेगी। एक संकेत और मिलता है जो कल के बजट में था, वो मुझे लगा कि सरकार भूमिका बना रही है। सरकार ने एक पूरा पैराग्राफ उसको नोट किया, आज भी बजट में कहा कि यंगस्टर्स की हेल्थ खराब हो रही है, वो लोग जंक फूड खा रहे हैं। एक्चुअली सरकार अपना खजाना भरने के चक्कर में है, वो जंक फूड के ऊपर जीएसटी 28% करना चाहती है, 18 से बढ़ाकर। मैं आपको बताऊं, मैकडोनल्ड्स वगैरह, केएफसी या बाकी जो बर्गर्स वगैरह हैं, ये इस टाइप के जो फास्ट फूड या आइटम्स हैं, तो सरकार एक भूमिका बना रही है कि उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई जाए। देखिए, आप 28% करेंगे तो उससे यंगस्टर्स बर्गर खाना छोड़ नहीं देंगे सर, लेकिन सरकार का खजाना भर जाएगा। उसको 18% की जगह 28% हो जाएगा, तो सरकार एक पृष्ठभूमि बना रही है उसके लिए, टू लूट फर्दर द पीपल रादर यंगस्टर्स। तो यंगस्टर का पैसा कहां से आता है? माँ बाप से आता है ना। तो इट मींस यू वांट टू एक्सप्लॉइट फर्दर। एक जगह उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ईटिंग द जॉब्स। मैंने पहले भी बात की कि वो सर्विसेज जॉब्स हैं, वो उसके अंदर जा रहे हैं और वो दिक्कत पैदा होने जा रही है, बहुत बड़ी दिक्कत होगी। एक महत्वपूर्ण तथ्य था, लेकिन आज कल के बजट में मुझे वो चीज नहीं मिली है। उसमें कहा गया था कि बिल्डिंग द स्टेट कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट था, संघात्मक ढांचे के लिए जहां की स्टेट्स को कैपेबल बनाना है। लेकिन आपने तो स्टेट्स का नाम भी नहीं लिया, 2 स्टेट्स का नाम लिया, एक बिहार का, एक आंध्रा का, उसको वो देंगे, लेकिन बाकी स्टेट्स कहां जाती हैं? फिर ऐसा क्यों है कि आप किसी एक विशेष स्टेट को एक स्पेशल मेंशन देते हैं और बाकी स्टेट्स की बात नहीं करते हैं? अगर आप पंजाब से, केरला से, तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से और दिल्ली से समग्र शिक्षा अभियान का पैसा भी नहीं देते, उनको 4-5 हजार करोड़ का ड्यू था, तो ये बात मैं सोच समझ के कह रहा हूं कि ये सरकार बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु है। बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु है। मिड डे मील्स वहां पे स्लैश किया, पोषण तत्व वहां पे स्लैश किया। और जब आप समग्र शिक्षा अभियान को ये कंडीशन लगाते हैं कि राज्य पीएम श्री ज्वाइन करेंगे तब हम ये पैसे देंगे, आप अपनी दुश्मनी कहीं और निकाल लीजिए ना। आप भारत के छोटे बच्चों को, जो पहली क्लास का बच्चा है, नर्सरी का बच्चा है, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास का बच्चा है, 5वीं क्लास का बच्चा है, उससे दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं भाई आप? ये पैसा उसके पोषण के लिए है, मिड डे मील स्कीम के लिए, उसके लिए है, उसके लुक आफ्टर करने के लिए। लेकिन वो 5-7 करोड़ बच्चे इन 5-6 स्टेट्स के वो सफर करेंगे, क्योंकि इनकी अपना अहंकार जो है कि पीएम श्री ज्वाइन नहीं करोगे तो पैसे नहीं देंगे। तो दुश्मनी किससे है? बच्चों से। और बाकी सारी स्कीमों में पैसा काटा है तो बच्चों से दुश्मनी है, नारी से दुश्मनी है, वहां सारे के सारे स्लैश किए गए हैं। फिर एक बात जो इन्होंने कही है कि एक कल इंपॉर्टेंट था, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर था, जो आज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बजट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो कि 1.25 लाख करोड़ भारत की जनता ने पिछले साल खर्च किया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑन द हेल्थ। 1,25,000 करोड़, यानी कि डॉक्टर के लिए, दवाइयों के लिए, सर्जरी के लिए, छोटा मोटा ऑपरेशन था उसके लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। लेकिन कल के बजट में उसका कोई मेंशन नहीं था कि आप हेल्थ में लोगों को क्या देने जा रहे हैं। जब मैंने आयुष्मान भारत का उसका आउटले देखा तो वो सेम था जो पिछले साल था। तो फिर आप किस रूप से 7,000 करोड़ के आउटले के साथ अप्रोक्सीमेटली पूरे इंडिया को इस किस्म की फैसिलिटी देना चाहते हैं कि वो हेल्थ के अंदर अपना इलाज करवा पाए? दिस इज ए होक्स, इट्स द फ्रॉड, आई एम टेलिंग यू। देन नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी की बात थी परसों के इकोनॉमिक सर्वे में। प्राइवेट कैपेक्स, जो मैंने पहले भी एक दिन बात की थी कि जैसे कि 4 जो इंजन होते हैं ना, मैंने पूरे बजट को उसी आईने में देखा एक्चुअली, और सरकारें भी उसी आईने में देखती हैं कि एक ही इंजन पे गाड़ी चल रही है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। उस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के अंदर भी एक बड़ी खास एनोमली है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि वो एनोमली क्या है। कि 10 लाख करोड़ लगा के भी, 11 लाख करोड़ लगा के भी, इतना पैसा लगाने के बाद भी गवर्नमेंट की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो निर्माण होता है, इट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि बाकी 3 इंजन जो हैं, जिसमें प्राइवेट कैपेक्स है, यानी कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट कंजप्शन है और एक्सपोर्ट, वो तो बिल्कुल डेड है पूरे के पूरे तीनों। प्राइवेट कंजप्शन इसलिए डेड है कि उसकी पॉकेट में पैसा नहीं है,
पैसा होगा तो खरीदेंगे, खरीदेंगे तो प्राइवेट फैक्ट्री लगेगी, प्राइवेट फैक्ट्री क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम खरीदते नहीं है। साइकिल है ना। पिछले साल की बात है, 9.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ने खर्च किया। उस 9.5 लाख करोड़ के अंदर करीब 3.25 लाख करोड़ ऐसी स्कीम थी जो कहीं ना कहीं रेलवे से रिलेटेड थी। पर रेलवे के पैसेंजर तो कम हो गए पिछले 2 साल में। देयर इज अ ड्रास्टिक सिग्निफिकेंट फॉल इन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाई ट्रेन्स एक्चुअली इन इंडिया। यानी कि पहले करीब करीब 1 साल में जो फिगर मेरे पास है, 880 करोड़ लोग ट्रेवल करते थे ट्रेन में 1 साल में। हर दिन 2-2.5 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं इंडियन रेलवे में। अब ये घट के 607 करोड़ हो गए सर, जो फिगर मेरे पास है 607 करोड़। फ्रेट थोड़ा सा बड़ा है। अब वो कहते हैं कि जब आपने इतना पैसा झोंक दिया, 50% के करीब 40% के करीब जो रियल टाइम जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेलवे का पूरा ही जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल में आ जाता है सर। मैं आपको बताऊं, वो आपको छुपा लिया जाता है। आपको लगता है कि रेलवे वाला पैसा अलग है, नहीं सर, रेलवे को उसी में डाल दिया जाता है। वो 11,11,111 का जो दान दक्षिणा दे रहे हैं ना पंडित जी को मोदी जी इस बार इस साल, तो ये सब उसी के अंदर डाला हुआ है। तो लेकिन रेलवे के अंदर जो पैसा जा रहा है वो किसी किस्म की प्रोडक्टिविटी या ग्रोथ के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा सर। एम्प्लॉय भी वहां पे कम हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं आ रहा है। ऊपर से जो फ्रेट है वो बाई रोड ज्यादा जा रहा है और बाई ट्रेन कम जा रहा है। पैसेंजर्स भी बाई रोड ज्यादा जा रहे हैं या बाई एयर ज्यादा जा रहे हैं, ट्रेन से कम जा रहे हैं। 880 करोड़ से कम होकर 607 करोड़ पैसेंजर हो गए। तो ये सारी दिक्कत है। शायद आपकी एक चैनल पे एक प्रोग्राम था कि कैसे ट्रेन्स को लूटा जा रहा है और किस ढंग से पैसेंजर को रॉब किया जा रहा है, उनके कॉन्फ़िगरेशन जो उनके डब्बों का है वो चेंज करके आगे पीछे करके। तो दिस इज अ ट्रिकेस्ट्री बीइंग प्लेड बाय द गवर्नमेंट एक्चुअली। इसके अलावा जो हमारे जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, बीएसएनएल और एमटीएनएल, जो कि क्या कहते हैं कि यहां से तो कुछ निकलना मुश्किल है, तो उनके ऊपर जो 30-40 हजार करोड़ के खर्चे हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाते हैं सर। ये जो आपका 10 लाख करोड़ का है ना, जो एमटीएनएल और बीएसएनएल में ये जो पैसा हर साल डाला जाता है ना, को जिंदा रखने के लिए हाथी को, वो पैसा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट का जो डेड है, उसमें से निकलता कुछ नहीं है। ये सर उनको जिंदा रखने के लिए है सर। तो ये बेकार की बातें हैं इनकी। और मुसीबत इनकी है कि ये जो खर्चा इनके दिमाग में आता है ना कि अच्छा ये वहां का एक काम करो, इसको यहां डाल दो ना, ये इकट्ठा हो जाएगा, अच्छा लगेगा, 10 लाख करोड़ हमने खर्चा कर दिया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी एक्सपेंसेस आर बीइंग एडेड टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू शो केस, देखो भी मैं इंडिया के लिए कितना कर रहा हूं। ये यहां पर दिक्कत आ रही है। दूसरा, सरकार ने डेट के बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की कल के बजट में कि डेट हमारा इतना बढ़ चुका है। बिल्कुल साइलेंट है उसके ऊपर, एक शब्द भी नहीं है कि मैं इसकी सर्विसेज कैसे करूंगा। अभी 12.25 लाख करोड़ मैंने पेमेंट किया है इस साल, अगले साल वो 13 लाख करोड़ हो जाएगा, फिर 14 लाख करोड़ हो जाएगा, सुरसा की पूंछ की तरह बढ़ता चला जाएगा। तो उसको आप कैसे डील करने वाले, उसके बारे में भी कोई चीज ऐसी नहीं है। लेकिन एक मूल प्रश्न आता है पूरे बजट के अंदर, रोटी कपड़ा और मकान। एक आम आदमी की पॉकेट में कोई एक पैसा आया कहीं से? मेरा सवाल यह है कि क्या आम आदमी की पॉकेट में एक पैसा आया? कोई ऐसा बंदोबस्त किया जहां से कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और लोग की जेब में 2 पैसा आ जाए? जिनके पास पैसा था मिडिल क्लास के पास, उससे और छीन लिया आपने एलटीसीजी में और एसटीसीजी के अंदर सारा करके। जो गरीब थे आपने कह दिया 5 किलो अनाज तो दे दूंगा, लेकिन क्या रूखी रोटी खाएगा क्या? सब्जी आपने 200 रुपए किलो कर दी, दाल आपने 350 रुपए किलो कर दी, एडिबल ऑयल आपने 150-200 रुपए किलो कर दिया, स्पाइसेस 30% का वो क्या कहते हैं कि स्पाइक है उसके अंदर, दालों के अंदर ऑलमोस्ट 28% का स्पाइक है, चाय के अंदर 30% का स्पाइक है सर। टोटल मिला के 30% फसल बर्बाद हो गई इस साल, मैं आपको बता दूं, पहली बार इंडिया में हुआ ये। तो 30% प्राइसेस अप है, शुगर अप है, मिल्क अप है, अनाज अप है, मीट अप है, अंडे अप है। मुझे तो खाद्य पदार्थों में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती सर जो अप ना हो, बल्कि जो पॉट है, पोटैटो, ऑनियंस एंड टोमेटो, इसे टॉप भी कहा जाता है, पॉट भी कहा जाता है, टोमेटोनॉमिक्स भी कहा जाता है, हेडलाइंस भी आती है कई जगह यूज की जाती है, आजकल अखबारें भी काफी यूज करती हैं कि भाई आरबीआई मान चुका है कि खाद्य महंगाई जिद्दी महंगाई है। इतना बड़ा मेंशन है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर परसों के उसमें, लेकिन बजट के अंदर खाद्य महंगाई का सर शब्द भी नहीं है। ऐसा लगता है कि खाद्य महंगाई सिलेबस में नहीं है इनके।
और मैं अपने एक खास मित्र से बात कर रहा था जो विदेश में है और वो इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप अपनी डेफिनेशन चेंज कर लीजिए। मैंने कहा भाई किस बात की डेफिनेशन? कहता कोर इन्फ्लेशन की। एक्चुअली फूड और फ्यूल को निकाल दो तो बाकी जो इन्फ्लेशन बचता है वो कोर इन्फ्लेशन बचता है। हमारी सरकारें पूरी दुनिया में कहती हैं कि जो अभी 3-3.5% है कोर इन्फ्लेशन इंडिया में, और खाद्य जो है वो 10% पे चल रहा है, 9.5-10 पे है। तो उन्होंने ये कहा मुझसे, देखो पूरी दुनिया की डेफिनेशन एक कैसे हो सकती है? मैंने कहा बात में तुम्हारी दम है भाई। बोलते हैं देखो जो अमीर मुल्क है ना, तो वहां पे उनको जो पगार मिलती है $5,000, $8,000, तो वो उसमें मुश्किल से $500-700 जो 10% होते हैं वो अपने खाने पीने की चीजों पे खर्च करते हैं। बाकी पैसे में वो बाकी चीजें करते रहते हैं, सारी किराया देना है, बिजली देना है, ट्रांसपोर्ट है, मोबाइल है, ये है, सारे खर्चे आ जाते हैं। लेकिन खाने पीने का खर्चा उनका मुश्किल से 10% में निकल जाता है पूरा डॉलर में। मैंने कहा बात तो सही है। इवन ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री के अंदर दूध का जो रेट है वहां पर, आप कोई भी दूध ले लो, मतलब लो फैट वाला लो या हाई फैट वाला, एक ही रेट है सर, $1 का 1 kg सर, 1 लीटर सर, $1 का। तो इंडिया के बराबर, इंडिया में और महंगा है, वहां तो सस्ता है ऑस्ट्रेलिया में तो सर। तो खाने पीने की चीजें वहां पे सस्ती हैं। तो हमारे मित्र कहते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जहां आपकी कमाई का 50%, 60%, 70%, 80% खाने पीने में चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द पीपल, तो आपकी कोर इन्फ्लेशन खाद्य इन्फ्लेशन होना चाहिए। मैंने कहा बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य बोल दिया आपने तो ये तो, कि कोर इन्फ्लेशन खाद्य और फ्यूल दो चीजें आप कर लो, जिसको आप एक्सक्लूड करते हो ना उसमें से, एक्चुअली आपका असली जो कोर इन्फ्लेशन है वो खाद्य है और फ्यूल है, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन है सर। मैंने कहा यार बात तो बहुत बड़ी कह दी। कहते इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक्सक्लूडिंग द फूड एंड फ्यूल फ्रॉम द कोर इन्फ्लेशन इज समथिंग लाइक इडियोटिक आइडिया। व्हाट अप्लाइज टू अमेरिका कैनॉट अप्लाई टू द इंडिया। कहता है यहां सुबह से लेकर शाम तक रोटी की जद्दोजहद में रहते हैं। तो इसके ऊपर सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोला कि भाई मैं तुम्हारी प्लेट में एक रोटी और कैसे रख सकता हूं, मैं तुम्हारी प्लेट में रोटी के साथ सब्जी कैसे रख सकता हूं, मैं तुम्हारी प्लेट में रोटी के साथ सब्जी एक अचार या पापड़ कैसे रख सकता हूं, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, दमादम करके अपना दिखाया जाता है कि हम 5वीं बड़ी इकॉनमी या तीसरी बनने जा रहे हैं। बनियान फटी हुई है लेकिन लिखा हुआ है उसके ऊपर, आई एम ए $5 ट्रिलियन इकॉनमी। ये लबल हुआ है सर। जी दिनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में एक हफ्ते बाद हम लोगों को एक सेशन और करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक जैसा आपने कहा कि काफी परतें खुल चुकेंगी, और मुझे लगता है कि लोकसभा में भी कुछ परतें जरूर खुलेंगी, क्योंकि कल से जो ये ऑपोजिशन आया है ये चुप बैठने वाला ऑपोजिशन नहीं है। ये बहुत सी चीजों के जवाब मांगेगा, पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, और शायद चीजें और ज्यादा वो होगी। तो एक हफ्ते बाद इस आपसे इस वादे के साथ कि एक हफ्ते बाद आप फिर से हम लोगों को थोड़ा इस पे ज्ञान देंगे। आज दिन में मुझे कुछ फोन आए हैं कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, नाम नहीं लेना चाहूंगा, एंड दे हैड सीन माय फर्स्ट प्रोग्राम मॉर्निंग, जो मैंने पहले सब माइक्रो प्रिंट करके मैंने दिया था। दे से वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्लूज फ्रॉम योर प्रोग्राम। ये माइक्रो प्रिंट कहीं और नहीं था, अब आना शुरू हो रहा है, तो यू आर द फर्स्ट वन टू गिव इट। फिर उसके बाद कुछ हमारे विश्लेषकों ने भी काफी मुझे फिर बात किया था, उन्होंने भी बताया कि हाँ वहां से काफी क्लूज मिल रहे हैं। मैंने कहा बहुत सारी और चीजें आएंगी, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि शायद हो जाएगा। एक हफ्ते 10 दिन बाद एक बार आपको तकलीफ देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, थैंक यू।